नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वैसे तो देश की अर्थव्यवस्था कई सारी चीज़ों को मिलाकर बनती है, लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था में थोड़ी उथल पुथल मची हुई है। उथल पुथल इस वजह से क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग अभी तक छिड़ी हुई है। 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हाइक हो रहे हैं और जिसका इफेक्ट अब भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका इफेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हो रहा है, इन्वेस्टर्स पर हो रहा है, गोल्ड सिल्वर पर हो रहा है। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात यही तक नहीं, आज इस पॉडकास्ट में बात हम करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ साथ, क्रूड ऑयल के साथ साथ, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस के साथ साथ ही हम FIRs की बात करेंगे, इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे और बॉन्ड्स की भी हम बात करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं, बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट में। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले जो सबके मन में चिंता है कि कभी रुपये की वैल्यू 60-65 हुआ करती थी, लेकिन आज $1 के मुकाबले 95-96 रुपये हो गई है। मात्र 4 से 5 रुपये कम है जब 100 रुपये क्रॉस कर जाएगी। तो क्या ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़? और अगर ऐसा होता है तो क्या जो साइकोलॉजी बैरियर है वो टूट जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इकोनॉमिक में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने जनवरी के बाद हमने एक बहुत बड़ा चेंज होते हुए देखा इकोनॉमी में, जहाँ पर US ईरान का वॉर छिड़ता हुआ नज़र आया। 1 मार्च से हमने देखा कि एक वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी और उसके बाद से हमने जो क्रूड था उसमें हमने काफ़ी इजाफा होते हुए देखा। अगर आप देखेंगे तो इस साल क्रूड के भाव सारी चीज़ों को पछाड़ते हुए करीबन 80% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखा चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट रहा है रुपये के ऊपर। और रुपये हमने देखा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 97 के बिल्कुल आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से, अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से, यहाँ अगर हम बात करें FIIs की बिकवाली होने की वजह से, हमने देखा कि रुपये यहाँ पर डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो एक इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है करेंसी, वो यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से हम देखें तो बहुत सारी चेंजेस हमने पिछले 2 हफ्तों में होते हुए देखे हैं। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती हुई देखी इकोनॉमिक लेवल पे, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को यहाँ पर जो है अपडेट करती हुई नजर आती है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी अनाउंसमेंट आती हुई देखी और एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आपको इकोनॉमी के फ्रंट पर आती हुई दिखाई देंगी। तो इसका असर जो हम कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल पर, लेकिन आज तो क्रूड ऑयल थोड़ा कम हुआ है, नीचे आया है, तो फिर देखिए, क्रूड का जो अब अगर आप एवरेज देखेंगे तो $60 से $70 एवरेज रहता था, मगर अब ये जो प्राइस बढ़े हैं, मुझे लगता नहीं है कि $60 और $70 का लेवल जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि क्रूड के भाव आपको $90 के आसपास सेटल होते हुए नजर आए, जो कि भारत के लिए फिर भी महंगा होगा। तो मुझे लगता है कि जो लेवल था $60-70 का, अगर वो लेवल एग्जैक्ट आता है तो वो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। $90 भी भारत के लिए महंगा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम जब भी क्रूड के भाव महंगे होते हैं तो हमको ज़्यादा डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। और हम देख रहे हैं कि इस टाइम पर जो क्रूड है उसकी हमें पेमेंट यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सरकार ने बोला है कि जो आपको एसेंशियल आइटम नहीं है उसको आप इंपोर्ट मत कीजिए, जो एसेंशियल हैं उनको आप इंपोर्ट कीजिए। जैसे अगर हम बात करें, सरकार ने कहा कि गोल्ड सिल्वर आप इंपोर्ट मत कीजिए, गोल्ड सिल्वर में डिमांड कम कीजिए, फॉरेन ट्रेवल कम कीजिए, खाने के तेलों में आप अपनी कैपेसिटी कम करें, क्रूड का पेट्रोल का आप यूज़ कम करें, जिससे कि जो एसेंशियल आइटम है उसको हम टाइमली बाहर से इंपोर्ट कर सकें। हालांकि अगर आप देखेंगे तो रशिया ने भी हमको क्रूड देने के लिए हाँ कर दी है, प्लस UAE ने भी बोला है कि भारत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर में वो 30 मिलियन बैरल क्रूड रखेंगे। तो प्रॉब्लम अभी कहीं नहीं है, मगर जो क्रूड के भाव इंटरनेशनली इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर हमको जो पेमेंट है वो हाई करनी पड़ रही है और उसकी वजह से रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट कंट्री हैं, जो कि एनर्जी कंजम्पशन 85% कहीं ना कहीं हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये बताया कि इंपोर्ट हम करना चाहिए, लेकिन क्या इसका असर इकोनॉमी पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है? क्या यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केटिंग हो चल रही है? देखिए, बिल्कुल पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह बात करूं तो सबको पता है कि भारत राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, भारत मसालों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और अगर आप अब देखेंगे तो मसाले और राइस के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, शिपमेंट्स नहीं है, प्लस जो ये प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो है बायर है वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जितने भी हमारी एक्सपोर्ट आइटम हैं, जैसे राइस हो गया, मसाले हो गए, आयुर्वेद हो गया, उसके साथ कुछ मेडिसिन हो गई, प्लस जो आपके रग्स, कारपेट्स हो गए, जो हम यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री यहाँ पे ठप होती हुई दिखाई दी है। या यूँ कहें रुपये वीक होने की वजह से, या शिपमेंट्स ना मिलने की वजह से, या किराए माल भाड़े बढ़ने की वजह से वो तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इम्पोर्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट का मार्केट है
है जिसमें भारत काफ़ी अग्रसर है, वहाँ पर वो पिछड़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट आइटम है वो हमारा नहीं जा पा रहा है। अच्छा, इससे एक सवाल और आता है। आपने गोल्ड सिल्वर कहा कि गोल्ड सिल्वर सरकार ने कहा कि मत खरीदें, 1 साल तक मत खरीदें, मार्केट क्रैश हुआ गोल्ड सिल्वर का? देखिए बिल्कुल क्रैश हुआ। अगर हमने देखा था कि 6% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, सरकार ने बोला कि 6 से लेकर 15% आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो जैसे ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगी, एक बार तो इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंक्रीज हुआ, मगर वो वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इम्पोर्ट कम होने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भाव बढ़ गए, मगर इंपोर्ट कम होने की वजह से, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट विदेशों से करते हैं, तो विदेशों में भारत की तरफ से डिमांड कम गई, तो इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे गिर गए। तो यहाँ पर एक डिस्पैरिटी हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में तो भाव नीचे आ गए और डोमेस्टिक मार्केट में ड्यू टू की आगे सप्लाई कम होगी, अवेलेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में भाव इंक्रीज हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक डिफरेंस जो है इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के बीच में आ गया है। तो फिर सरकार क्यों विदेशों से सोना खरीद रही है फिर? देखिए इसलिए खरीद रही क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत की जो कंजम्पशन है वो करीबन 800 टन के आसपास है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल करीबन 800 टन के आसपास हमने इंपोर्ट किया था। भारत जो प्रोड्यूस करता है वो केवल 1500 किलो गोल्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है करीबन 700-750 टन का, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हमको ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन जो है अमाउंट हमने लास्ट टाइम पे किया था ऐसे इंपोर्ट के लिए। तो ये सरकार इसको कम करना चाहती है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही आप गोल्ड को इंपोर्ट करें, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप गोल्ड को इंपोर्ट ना करें। और बेसिकली सरकार का फोकस है ज्वेलरी के ऊपर कि ज्वेलरी को आप ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ज्वेलरी एक डेड एसेट है और ज्वेलरी लेने के बाद लॉकर में चली जाती है। सरकार चाहती है कि आप ऐसे में इन्वेस्टमेंट करें जो इकोनॉमी का पार्ट बने और जो मनी फ्लो में कंटिन्यूस बना रहे। ठीक है। और इससे सवाल अब यूएस गवर्नमेंट का आता है कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने बॉन्ड बेचे, तो क्या चल रहा है यूएस गवर्नमेंट में या फिर मार्केट में, यूएस के मार्केट? देखिए यूएस में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में चलता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो सभी सेंट्रल बैंक्स को ये चिंता सता रही है कि क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एक स्लो डाउन की सिचुएशन आती हुई नजर आएगी। हमने भी रिसेंटली देखा है कि कुछ सेंट्रल बैंक जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, आपका फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान, चाइना सेंट्रल बैंक, इन सब ने यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं। हालांकि पहले वो इंटरेस्ट रेट कट करते हुए नजर आ रहे थे, मगर इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अब उनका मानना है कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आगे अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे फेडरल जो फेड रेट का मीटर है, वहाँ पर ये शो कर रहा है कि आगे यूएस के अंदर 70% चांस हो गए हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली बाकी एसेट क्लास से पैसा निकल के लोग जो है करेंसी में पैसा डालेंगे या बैंक में पैसा रखना पसंद करेंगे। ओके। अब इससे रिलेटेड क्योंकि एफआईएस भी हैं जो जा रहे हैं, जिनको प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनको रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए एफआईआईज एक इन्वेस्टर होते हैं, उनको जहां पर उनको बेनिफिट मिलेगा वो वहां जाएंगे। अब देखिए भारत में रुपी वीक हो रहा है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव है, क्योंकि उनको जो पेमेंट्स है वो नेगेटिव होती हुई दिख रही है। बट दूसरी तरफ यूएस का डॉलर बढ़ रहा है और यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात सामने आ रही है, तो उनको पता है कि अगर वो यूएस में पैसा रखेंगे तो उनको वहां पर हायर रिटर्न मिलेंगी एज कम्पेयर टू द अदर जो भी कंट्रीज हैं। तो यहाँ इस वजह से हम देख रहे हैं कि एफआईएस जो है वो इंडिया से पैसा निकालकर वो यूएस में पैसा लगा रहे हैं। हालांकि वो केवल इंडिया से ही नहीं, बाकी उन्होंने जहां जहां भी पैसा लगा रखा है वो सभी जगह से आउटफ्लो कर रहे हैं और अपना पैसा निकाल के यूएस में लगा रहे हैं, क्योंकि यूएस में उनको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो वहाँ पर उनको अच्छे अप्रिसिएशन मिलेगा। ये तो एफआईएस का, क्योंकि वो जहां जहां उनको प्रॉफिट मिलेगा वहां वो मनी मेक करेंगे। लेकिन भारतीय निवेशकों का क्या, भारतीय इन्वेस्टर्स का, वो किस मार्केट में, जापान के मार्केट में जाएं, यूएस के मार्केट में जाए, किस ग्लोबल फंड में जाकर वो इन्वेस्ट करें? देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो पूरा ही ग्लोबल मार्केट जो है वो इस वॉर की चपेट में आया हुआ है। चाइना भी यही कह रहा है कि इन्फ्लेशन का डर है, यूएस भी यही कह रहा है, बैंक ऑफ जापान भी यही कह रहा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स भी यही कह रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यही कह रहा है, सभी यही कह रहे हैं कि आगे चलकर इन्फ्लेशन का डर होगा। मगर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर यूएस में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि यूएस जो है अपनी इकोनॉमी में एक बड़ा अमाउंट भी यहाँ पे पंप करता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में यूएस की मार्केट में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे। हालांकि इंडिया की मार्केट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर। अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रोडक्शन होगा तो उनको इंडिया का मार्केट चाहिए अपना जो है माल को डंप करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यूएस की मार्केट अभी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डॉलर में एक एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एप्रिसिएशन देखा जा सकता है। बट ये जो फ्लो है ये यूएस से वापस शिफ्ट होता हुआ इंडिया की तरफ भी दिखाई देगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि लगातार क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से एफआईआईज यहाँ पर माल बेच रहे हैं, रुपी वीक होने की वजह से एफआईआईज माल बेच रहे हैं। बट हाँ, अगर ये वॉर सेटल होता है
तो यहाँ पर क्रूड के भाव नीचे आएंगे। क्रूड के भाव नीचे आएंगे तो फिर रुपये भी स्ट्रेंथ लौटता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो काफ़ी अनडिस्टर्ब सा मार्केट हो गया है, बहुत अनसर्टेन मार्केट हो गया है, बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि मार्केट में सर्टेनिटी आती हुई दिखाई देगी। और हम बहुत बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम पहले सीएनजी, अब हम ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि चार्जिंग पॉइंट्स पेट्रोल पंप पे नहीं है। लोगों के अंदर पैनिक है, ईवी ले लिया, चलते चलते गाड़ी अगर रुक जाए तो कहाँ जाएंगे। तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए? जहाँ तक हम बात करें ईवीज़ को लेके, तो हमें लगता है कि अभी हमने रिसेंटली ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए देखे जिसमें ईवीज़ का काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। हमने देखा कि लोगों ने ईवीज़ को जमकर खरीदारी करी है। ईवीज़ के अंदर टू व्हीलर हो गया या अगर हम बात करें फोर व्हीलर की या एसयूवीज़ की, तो काफ़ी अच्छी वहाँ पे बिक्री होती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि सरकार को क्रूड के मामले से निपटने के लिए ईवीज़ पे पूरा फोकस करना चाहिए। अगर हम अब देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप्स पे ईवी चार्जिंग की समस्या है। हमें लगता है कि सरकार को मैंडेट करना चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पे, चाहे वो पेट्रोल का हो या डीजल का हो या सीएनजी का पेट्रोल पंप हो, सभी पे ईवी के चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए, जिससे कि नॉर्मल आदमी को कभी भी ये तकलीफ ना हो कि उसकी गाड़ी कभी बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ईवीज़ के फ्रंट पर अगर ईवीज़ की ऑटो सेल्स बढ़ानी है तो हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट होना चाहिए। इवन हमें लगता है कि सरकार को ऐसी फैसिलिटी भी करनी चाहिए कि हर एक पॉइंट पर, जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर ईवी चार्ज करने की शॉप्स होनी चाहिए, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको टाइमली अपनी गाड़ी को चार्ज करने का मौका मिल सके। तो ये एक स्टेप होगा जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग ईवीज़ की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और उनको वहाँ पर जो है ईवीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो ईवीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जीएसटी को लेकर, जीएसटी 2.0 आया, तो क्या जीएसटी 3 भी लाने की ज़रूरत है? अब उसका क्या असर होगा? जहाँ तक सवाल है जीएसटी 3.0 का, डेफिनेटली हमें लगता है कि इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए जीएसटी 3.0 आना चाहिए। हमने देखा था 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म का अनाउंस किया था। हमें लगता है कि इस बार भी जीएसटी 3.0 का अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसमें एमएसएमई को सस्टेन करने के लिए, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए ये अनाउंसमेंट हो सकती है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जीएसटी के आने के 2.0 के आने के बाद मार्केट में एक अच्छा रिफॉर्म आता हुआ दिखाई दिया था। हमें लगता है कि जीएसटी 3 भी अनाउंस होना चाहिए। यहाँ पर एमएसएमई को लेकर, रिटेल शॉपकीपर्स को लेकर, छोटे दुकानदारों को लेकर, कुछ ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर जहां पर सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है, वहां पर जीएसटी के प्राइसेस को रिफॉर्म करना चाहिए और जीएसटी की दरों को रिफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी को सपोर्ट आता हुआ नजर आए। तो हमें लगता है कि जीएसटी 3.0 यहाँ पर अब नेसेसरी बन रहा है। आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीएसटी 3.0 भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब अनुज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कर सकते हैं हालात को सुधारने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए? जहाँ तक इकोनॉमी में डेवलपमेंट की बात है, हमें लगता है कि सरकार, या अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, रिटेलर्स को भी अपनी जो इंटरनेशनल कंजम्पशन है उसको कम करना चाहिए, जिससे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर मेंटेन हो सके। अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है। अगर हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पर मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट पर ध्यान रखेंगे, हमारा वहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन होगा। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी इन्वेस्टर्स को या रिटेलर्स को या कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो वोकल फॉर लोकल हो, जिससे कि हम कम से कम अपनी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट पर लगा सकें और जिससे कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व वो मेंटेन हो सके। तो इस पॉडकास्ट में आपने देखा, हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, अनुज गुप्ता, जिसने विस्तार से और बहुत सहज लैंग्वेज में, सहजता से बताया और भरसक आपको समझ में आया होगा। इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।